हाय गाइस, हाय ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका भाई गौरव चौधरी और आप देख रहे हैं लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच चल रहा है, तो उससे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो चैनल है ना, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कुछ स्टूडेंट्स को फिजिक्स समझ में नहीं आती, तो स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ही लूसेंट स्टडी चैनल लेकर आए हैं। यानी लूसेंट स्टडी जो है, जो कमजोर छात्र हैं फिजिक्स को समझने में, जिन्हें फिजिक्स समझ में नहीं आती है, उनके बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करना ही हमारा उद्देश्य है। ठीक है भाई, फिजिक्स जो है बहुत आसान है, लेकिन टीचर्स उसे बहुत बारीकी से नहीं समझा पाते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि टीचर फिजिक्स को प्रैक्टिकली नहीं समझाते हैं। भाई रटवा तो मैं भी सकता हूँ, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े इक्वेशंस को लिखवा सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जो फिजिक्स है ना, उसको सेम ऐसी भाषा में समझाऊं जैसे हमारे गांव में, सिटी में या घर पे काम होता है ना। जैसे सभी को पता है कि घर पे खाना बनाया जाता है, तो बेसिकली लोगों को पता ही होता है कि खाने की प्रक्रिया क्या होती है। वैसे ही भैया फिजिक्स की प्रक्रिया होती है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसमें भी सेम वैसी ही प्रक्रिया है। लेकिन उसको बताने का तरीका होना चाहिए टीचर के अंदर कि फिजिक्स को समझाना कैसे है। तो उन्हीं एक जटिल भाषा को आसान भाषा में कन्वर्ट करके, यानी फिजिक्स की किताबों में जो है, फिजिक्स की जो लैंग्वेज है ना, इतनी जटिल है कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हुए भी उसको समझ नहीं पाते हैं। समझे बात? यानी कि किताबों में इतना कठिन भाषा में लिखा गया है फिजिक्स की डेफिनेशंस को कि स्टूडेंट के पास क्षमता तो है पढ़ने का, लेकिन स्टूडेंट को कठिन वर्ड के चलते फिजिक्स समझ में नहीं आते, यानी घुमा फिरा के बोला जाता है। समझे बात? तो उन्हीं जटिल वर्ड्स को मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट्स को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स से रिलेटेड, उसी लैंग्वेज में समझाऊंगा जैसे हम घरों पे बात करते हैं ना। यानी जैसे आम भाषा में अपने घरों पर देसी भाषा में बात करते हैं, वैसी ही भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। और एक बार आप समझ गए फिजिक्स को, तो फिर आपके लिए चाहे कठिन भाषा दे दो, चाहे इजी भाषा दे दो, आप चुटकियों में उड़ाएंगे, चाहे कितना भी टफ कॉन्सेप्ट आ जाए। समझे बात? तो लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य है स्टूडेंट्स की हेल्प करना जो कि फिजिक्स में कमजोर हैं। ठीक है, तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को भी इतनी आसान भाषा में बताऊंगा कि कभी आप भूलेंगे ही नहीं, आपको रट्टा मारने की जरूरत होगी ही नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। अ जनरेटिंग स्टेशन विच यूटिलाइजेस। अब कई स्टूडेंट तो यूटिलाइजेस शब्द से ही घबरा जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। यूटिलाइज का मतलब होता है क्या भाई? किसी चीज को यूज करके दूसरी एनर्जी पैदा करना। जैसे आप खाना खा के अपने शरीर के अंदर ताकत बुलाते हैं ना, भाई खाना खाएंगे तो ताकत आएगी, वैसे ही जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होती है, जो बिजली बनाती है, पानी के द्वारा बिजली पैदा करती है, तो उसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन। समझे बात? तो आ जनरेटिंग स्टेशन विच यूटिलाइजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, यानी पानी के अंदर जो ताकत है, क्षमता है धक्का मारने की, भाई मेन चीज क्या है? मेन चीज है फोर्स लगाना। तो पानी अगर बरसाया जाएगा किसी चीज के ऊपर, बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है, तो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पानी की जो क्षमता होती है, उसके द्वारा टरबाइन रोटेट करती है। तो इसलिए लिखा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट ए हाई लेवल, बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है ऑन द जनरेटिंग स्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे जनरेटिंग स्टेशन जो पानी के द्वारा बहुत ऊंचाई से पानी गिरा के बिजली बनाते हो, विद्युत बनाते हो, वो कहलाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसमें कोई नई बात तो थी नहीं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आप बोल सकते हैं कि पानी को बहुत ऊंचाई से पहाड़ी से गिराया जा रहा है। आपने बेसिकली देखा ही होगा, पहाड़ी एरिया में झरने गिरते रहते हैं, ठीक है, फॉल होते ही हैं। तो वही चीज है, अगर पानी गिर रहा है उसके नीचे आप टरबाइन लगा दो, पंखड़ी लगा दो, तो भैया पंखड़ी पे पानी गिरेगा तो पंखड़ी घूमेगी, और पंखड़ी के साथ आप एक जनरेटर लगा दो, सिंक्रोनस जनरेटर। अगर जनरेटर रोटेट करेगा, तो जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच वायर रोटेट करता है, तो आपको पता ही है मैग्नेटिज्म की आज बेसिकली नॉलेज रखते ही हैं कि मशीन क्या होती है, घूमने के कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। कोई नई बात थोड़ी ना है इसके अंदर। सेम वही फंडा है जो आप मैग्नेटिज्म यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इज द बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल की नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए जनरेशन भी कुछ भी नहीं है, पावर सिस्टम को चुटकियों में उड़ाओगे आप भैया।
तो इन बातों को जान लो कि किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को लगाने से पहले क्या शर्त होती हैं। जनरली लोकेटेड इन हिली एरियाज मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया जाता है ये। अच्छा सर, पहाड़ी क्षेत्रों में ही क्यों? क्योंकि भैया अगर प्लेन में लगा दिया तो प्लेन में पानी की ऊंचाई कैसे बनाओगे आप? पहाड़ी में तो ही ऊंचाई से पानी गिराया जा सकता है भाई। ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा पानी गिराना है 10-20 फुट ऊपर से, करीब 200 मीटर ऊंचाई से पानी गिराना होता है, 200 मीटर ऊंचाई से। तो ऐसा तो पहाड़ों में ही पॉसिबल है कि ऊंचाई से झरने गिराए जा सकें, या डैम बना के, या रिवर के सामने कोई डैम बना दो तब पानी गिराया जा सके। तो ऐसी सिचुएशन पैदा की जाती है सिर्फ पहाड़ों में, ठीक है, जहां पानी की स्पीड को इतना तेज किया जा सके कि टरबाइन को इतनी तेजी से घुमाए कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाए। कितनी तेजी से? 50 साइकिल्स पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अगर जनरेटर 50 बार घूमना चाहिए, इतनी तेजी से पानी गिराना होता है, ठीक है। तो जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सिर्फ और सिर्फ हिली एरियाज में लगाए जाते हैं। क्या सर प्लेन में लगा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, प्लेन में पॉसिबल नहीं है इसकी प्रक्रिया, क्योंकि पानी को बहुत ऊंचाई से गिराना होता है, ठीक है जी। दूसरा, लार्ज वाटर डैम, एक वाटर रिजर्वियर की, यानी लार्ज वाटर रिजर्वियर क्या होता है समझे नहीं सर हम? किसी भी नदी के सामने, भैया नदी तो होती है, डैम कुछ भी नहीं होता, नदी का पानी रोकना होता है। मान लीजिए कोई नदी बह रही है, ठीक है। अब कई नदियों को एक जगह जोड़ दिया जाता है, कई सारी नदियों को, ठीक है। टिहरी डैम में भी तो यही हो रहा है, भेलांगना, भागीरथी, गंगा, ये सारी 4-5 नदियों को जोड़ गए एक नदी बना दी गई, एक कम, यानी सब नदियों का पानी एक जगह ले आए, सारी रिवर्स का पानी एक जगह ले आए टिहरी लेक के अंदर, ठीक है। जो टिहरी लेक है उत्तराखंड के अंदर, उसमें सारा पानी ले आए। उसके सामने क्या करा, एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस खड़ा कर दिया। रेसिस्टेंस बोले तो क्या सर? डैम क्या है सर? अरे कोई निकल के जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक रहा है, तो सेम वैसे ही पानी को रोकने का काम जो चीज करने लगे वही डैम का लेता है। तो बहुत बड़ा डैम खड़ा कर दिया। कितना बड़ा सर? अरे 260 मीटर ऊंचा, 260 मीटर ऊंचा डैम। अरे सॉरी, ये तो बहुत खतरनाक वाला डैम होगा। हाँ जी बिल्कुल, पानी को रोकना है इसके जरिए। अब जब पानी को रोका जाएगा तो पानी का प्रेशर तो ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा। जब 260 मीटर ऊंचा पानी चला जाएगा तो कितनी तेज प्रेशर बन जाएगा पानी। अब क्या होता है, अब इस डैम के अंदर से हल्के हल्के से होल खोले जाते हैं, पतले पतले अगर होल खोल दिए जाएं तो उन टनल्स के अंदर उन पाइप, यानी टनल बना दी जाती है पतली पतली। उन टनल, अब ऐसी भी नहीं है कि पाइप जैसी बहुत चौड़ी होती है, क्योंकि डैम भैया 260 मीटर ऊंचा है, तो उसके कंपैरिजन में तो टनल पतली ही होंगी ना, चाहे 10 मीटर की भी हो तो भी पतली रहेगी। तो उस टनल के अंदर से जब पानी निकल रहा है वो इतनी तेजी से निकलता है, इतने प्रेशर से निकलता है कि आगे लगा हुआ जो जनरेटर है, यानी टरबाइन जो लगी है, उसको तेजी से घुमा पाता है। बेसिकली आप नॉर्मल नदी के सामने लेकर जाएंगे टरबाइन को तो घूम नहीं पाएगी, इसीलिए डैम बनाया जाता है ताकि पानी का प्रेशर बढ़ाया जा सके। समझे बात? तो अगर इस टनल के सामने मैं टरबाइन लगा दूं तो इस टरबाइन पे जब दाल पड़ेगी पानी की बहुत तेजी से, बहुत प्रेशर से, तो घूमेगी ही ऑब्वियसली 50 साइकिल्स पर सेकंड, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाता है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर्स। रिजर्वॉयर्स का मतलब यही होता है लार्ज वाटर रिजर्वॉयर, यानी पानी को बहुत ज्यादा मात्रा में एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? रिजर्वॉयर। यानी अगर आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो क्या होता है, वो रिजर्व ही तो होता है आपका, रिजर्व अमाउंट। तो वैसे ही पानी को जमा करना एक जगह पर रिजर्वॉयर कहलाता है, ठीक है जी। रिजर्वॉयर के साथ एक डैम होता है। अब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नीड अ वाटर हेड। वाटर हेड क्या होता है सर? अरे वाटर हेड भी कुछ नहीं होता, डैम का ही दूसरा नाम है। डैम को ही वाटर हेड बोला जाता है, और जितना ऊंचा वाटर हेड उसी हिसाब से उसमें टरबाइन यूज की जाती है। लास्ट लेक्चर में हम टरबाइन पढ़ाए थे ना, कि अगर 260 मीटर ऊंचा है, 300 मीटर ऊंचा है तो इंपल्स यूज होगी, छोटा है तो उसमें फ्रांसिस होगी, कौन सी होगी। तो वाटर हेड कुछ नहीं है, ये जो डैम बना हुआ है पानी के सामने, इसकी ऊंचाई जितनी भी है उसी हिसाब से टरबाइन यूज की जाती है, उसी चीज को बोलते हैं वाटर हेड या डैम। तो अब यहां से आपको समझ में आया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बेसिकली चीज होती क्या है। अब पढ़ेंगे कि इसकी
एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, बिजली कैसे पैदा करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है। भाई यहाँ से तो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है नहीं, जो मैंने अब तक पढ़ाया। ये तो हुई बेसिक बात है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। अब जो आगे पढ़ाऊंगा वो होगा इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ इसको नोट डाउन करें, क्योंकि इसके बिना, इसकी नॉलेज के बिना आपको समझना अधूरा है, यानी समझ में आएगा ही नहीं। तो इसको नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, इस फिगर को भी बना लें, अच्छी फिगर बना के दिखाऊंगा, ये तो मैंने ऐसे ही बना दी है। इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहां से देखिए एक शब्द आया था क्या, वाटर हेड। वाटर हेड का ही दूसरा नाम क्या होता है, डैम। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, वाटर हेड को ही क्या बोलते हैं, डैम। तो वाटर हेड होता क्या है, इसी को हम समझेंगे। इट इज क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टेड अ डैम। एक डैम बना के वाटर हेड तैयार किया जाता है। वाटर हेड कुछ भी नहीं है, इट इज क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम अक्रॉस अ रिवर या लेक, या तो झील या किसी नदी के आसपास डैम खड़ा कर देना ही वाटर हेड कहलाता है। ठीक है जी, तो वाटर हेड का फंडा तो यहाँ से क्लियर हुआ। वाटर हेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, वाटर हेड के मुताबिक ही टरबाइन का सिलेक्शन किया जाता है। भाई कोई आपसे पूछे कि टरबाइन को सिलेक्ट कैसे करें, सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका जो वाटर हेड है उसकी ऊंचाई कितनी है, कितना ऊंचा पानी भरा हुआ है डैम के अंदर, कितनी हाइट का पानी भरा हुआ है, उसी को बोलते हैं वाटर हेड। कई लोग बोलते हैं ना कि अगर टिहरी डैम डूबा तो कई राज्य सफा हो जाएंगे, यानी टिहरी डैम टूटा तो यूपी हरियाणा वरियाणा ये सब सफा हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि पानी इतनी ऊंचाई तक भरा हुआ है, जैसे ही डैम टूटेगा तो इतनी स्पीड से पानी आएगा कि ही यूपी के बहुत सारे जिले क्षण भर में खत्म हो जाएंगे। समझे बात, तो इसी चीज को बोलते हैं वाटर हेड, यानी ऊंचाई तक पानी भरा जाना। ठीक है जी, तो यहां से वाटर हेड या डैम तो आपको समझ में आ चुका है। सबसे मेन पॉइंट होता है किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बनाने के लिए डैम बनाना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है इसमें डैम में ही होता है। डैम सबसे महंगा होता है इसका। ठीक है जी, तो डैम यहां से आपको क्लियर हो चुका है। डैम, डैम कुछ भी नहीं है, बांध जो लगा देते हैं डैम, उसी का नाम है। ठीक है, लेकिन सर इसकी अच्छाई क्या होती है, इसको लगाने के फायदे क्या हैं वो गिनवाइए हमें, अच्छाई और बुराइयां। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इसकी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस मतलब अच्छाइयां। पहला अच्छाई इसकी सुनिए, तो यहां से इसकी पहली अच्छाई सुनिए, फ्लड कंट्रोल, यानी कि बाढ़ रहित, यानी जो बाढ़ आती है ना तो उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा कि नदी में जैसे ही पानी बढ़ा तो उस सारे पानी को अपने अंदर ले लेता है डैम के अंदर, तो डैम में रिजर्व कर लेता है, इसलिए बाढ़ में कंट्रोल करता है, यानी फ्लड कंट्रोल हो गया। स्टोरेज ऑफ वाटर इरिगेशन, पर इसका जो भरा हुआ पानी है उसको सिंचाई के लिए यूज किया जाता है कई सारे प्रदेशों में। मान लीजिए जो आपका टिहरी डैम है उसका 3-4 राज्यों में पानी का यूज होता है, जैसे यूपी, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जहाँ भी खेती होती है उसमें भी इसका पानी छोड़ा जाता है नदियों के अंदर, जैसे बम्बे होते हैं। ठीक है, इसके वैसे ही ड्रिंकिंग वाटर, यानी सप्लाई, वाटर सप्लाई में भी इसका यूज होता है, यानी पीने के पानी में। ठीक है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो पानी होता है वो खराब नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ वैसे नहीं होता है, सिर्फ पानी से टरबाइन को ही तो घुमाना है, तो उस पानी को कुछ बिगड़ता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट रिक्वायर्स नो फ्यूल, इसमें किसी ईंधन की भी जरूरत नहीं है जनरेटर को घुमाने के लिए। जैसे आपके गाँव में जनरेटर चलाते हैं पार्टी वगैरह में या सिटी में, तो उसमें डीजल डालना होता है, लेकिन इसका जो जनरेटर उसमें डीजल डालने की जरूरत होगी ही नहीं, क्योंकि वो पानी की रफ्तार से घूम रहा है। ठीक है, कई लोगों ने पंचक्की देखी होगी, सेम वैसे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका नो पॉल्यूशन। पहली बात ये पॉल्यूशन नहीं करता है, दूसरा स्मोक फ्री है और क्लीन है, धुआं वगैरह इसमें होता नहीं है, तो इसकी पॉल्यूशन फैलाता नहीं है, और क्लीन होता है, सफा होता है। सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इसको कोई भी बना सकता है, पहाड़ी लोग तो इसको अच्छे से बनाना जानते हैं, पानी रोको और बिजली बनाओ। ठीक है, ये इसकी हुई एडवांटेजेस। कुछ एडवांटेजेस और सुनिए, लेस मेंटेनेंस, इसका जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है, वो सस्ती होती है। इसमें जो पैसा खर्च होता है सिर्फ स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन में होता है डैम में, बाकी एक बार डैम बन जाए आगे तो ये चलता ही रहता है। इसकी लॉन्गर लाइफ होती है। ठीक है, लॉन्गर लाइफ होती है, रोबस्ट लाइफ, रोबस्ट मतलब लॉन्गर लाइफ, अच्छी लाइफ होती है। ठीक, फास्ट स्टार्टिंग होती है, इसको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा समय की जरूरत नहीं होती। जैसे स्टीम पावर प्लांट को स्टार्ट करना है तो उसमें बहुत सारा समय निकल जाता है, अगर एक बार बंद हो गया तो 3-4 घंटे लगते हैं उसको दोबारा स्टार्ट करने में। वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट को। ठीक है, हालांकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को 5 मिनट के अंदर बंद कर सकते हैं, 5 मिनट के अंदर चालू कर सकते हैं।
इसमें कुछ वैसा ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं है, इसको देसी भाषा में भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। लो रनिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस क्या है सर? मेन पॉइंट है रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस हैं जब कोई डैम काम कर रहा है, यानी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जब बिजली बना रहा है तो उस समय कितना पैसा खर्च हो रहा है भैया? कम ही होता है, क्योंकि पानी के पैसे जाते नहीं है, पानी फ्री का होता है, सिर्फ घुमाना है जनरेटर को, तो इसके रनिंग चार्जेस तो कम हैं। लेकिन इसकी बुराइयां और सुनिए, अच्छाइयां तो गिनवा दी सर आपने, इसकी बुराइयां तो बताइए। हर किसी की कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, बुराई भी हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी अच्छाई भी हैं, मेरी बुराई भी हैं, तो अब गिनवाते हैं इसकी बुराइयां यानी डिसएडवांटेजेस। तो जब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, तो क्या होता है? इनिशियल या कैपिटल, इनिशियल का ही दूसरा नाम कैपिटल होता है। कैपिटल का मतलब होता है कि जब ये डैम बनाया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, तो इसमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है, यानी बहुत महंगा बनता है। यानी जितने भी प्लांट है यानी पावर स्टेशन है, सबसे महंगा बनता है इसका डैम। यानी स्टीम भी सस्ता पड़ता है इससे, न्यूक्लियर भी सस्ता लग जाएगा, लेकिन सबसे महंगा होता है क्योंकि डैम में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारा सीमेंट और लोहा लगता है, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट तो इसकी हाई है, लेकिन रनिंग चार्जेस सबसे सस्ता है इसका, ठीक है जी। तो अगर इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो हाई है, इसकी कॉस्ट इज हाई, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ वाटर, वाटर की अनसर्टेनिटी आप सभी जानते हैं, सर्दियों में पानी कम हो जाता है तो पानी कम मिलता है डैम को, तो बिजली कम बन पाती है। तो वो बेस और पीक लोड में अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो पानी की कमी होना इसके लिए एक सबसे बड़ी बुराई है, इसकी होती रहती है। लेकिन बहुत चालाक होते हैं डैम वाले, वो पहले ही इतना रिजर्व कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है? इट रिक्वायर हाई कॉस्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन क्या है सर? भाई टिहरी में बिजली बन रही है, मान लीजिए टिहरी डैम में, उसे पहुंचाना है हरियाणा, तो डैम से लेकर हरियाणा तक जो लाइन बिछेगी यानी टावरों पर टंगेगी बड़ी बड़ी लाइन, उसका जो पैसा लगेगा उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हालांकि जो स्टीम पावर प्लांट होते हैं वो किसी भी शहर में, मान लीजिए आपको नोएडा में बिजली देनी है तो नोएडा में ही लगा देंगे, स्टीम पावर प्लांट को आसपास ही लगा दिया जाता है। बुलंदशहर में देनी है तो नोएडा से आ जाएगी, ठीक है। हापुड़ में देनी है तो नोएडा से आ जाएगी, यानी आसपास का फैलाई जा सकती है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट सिर्फ पहाड़ों में ही लगता है और पहाड़ों से अलग अलग राज्यों में बिजली ट्रांसफर की जाती है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में बिजली बनाता है, ठीक, और सस्ती बिजली बनाता है। इसलिए इसमें जो ज़्यादा पैसा खर्च होता है ना, इसके रनिंग चार्जेस में नहीं, बिजली पैदा करने में नहीं, जबकि इसके ट्रांसमिशन में ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो इसलिए लिखा है इट रिक्वायर्स हाई कॉस्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइन। इसके बिजली पैदा करने में कोई ईंधन खर्च नहीं होता, जब ईंधन खर्च नहीं होता तो पैसा भी खर्च नहीं होता ज़्यादा, सिर्फ सैलरी होती है उनकी, जो वर्कर होते हैं वहाँ जी वगैरह। लेकिन जो ट्रांसमिशन करना है, बिजली पहुँचाना है, तो वो बहुत डिस्टेंस पे पहुँचाना होता है, तो इसलिए जो लाइन खिंचती है उसमें लॉस होते हैं, पावर लॉसेस होते हैं, पावर फैक्टर लॉस होते हैं, उसका पैसा लगता है, इसीलिए बिल वसूला जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो गई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से रिलेटेड, आपको समझ में आ गया। अब समझेंगे हम इसका क्या, कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पेन स्टोक क्या होता है, अब आपको तो पता ही नहीं है पेन स्टोक क्या होता है, ये आपसे पूछ लिया जाए टरबाइन क्या होती है, ऐसी चीज़ों को, या रिजर्वियर या सर्च टैंक, ये क्या होते हैं, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, आप घूम जाते हैं। भाई इस जो टॉपिक है, इसको मैं चाहूँ तो 5 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, जो आपको एग्जाम में आए उतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुने।